अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ज़िमनी मालियाती बिल पेश लग्जरी अशिया समेत शादी हॉल्स, होटल, सीमेंट और पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, IMF की कड़ी शराइत उसके सामने हुकूमत बेबस है। अब मुतालबात ज़ाहिर है जो IMF के थे वो पाकिस्तान की हुकूमत को मानने पड़ रहे हैं और उसके मुताबिक अब जो आवाम से टैक्स इकट्ठा करना है ये उन शराइत में शामिल है। बराह रास्त ज़ाहिर है अब टैक्स बढ़ेगा, जो कि आज इन्होंने बिल पेश भी किया है। मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये दावा करके आई थी कि हम चूँकि इससे पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इमरान खान साहब के दौर में IMF के साथ हम बेहतर डील करेंगे, महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। इस वक्त तक हमें जो रिलीफ नज़र आ रहा है वो अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला। इनके अपने केसेस ज़रूर ख़त्म हुए और उसके बाद हम देखते हैं कि अब मज़ीद जो बोझ है वो अवाम पे बढ़ता जा रहा है। और ये अभी तो इसके असरात आने बाकी हैं। माहिदा तो अभी होना है, उसकी जो इब्तदाई शराइत हैं वो मानी जा रही हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले ही महंगाई थी। इस पे आज इमरान खान साहब ने कहा है जी IMF वायदे के बाद महंगाई मज़ीद होगी, गरीब पिसेंगे और टैक्सेस इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इससे तो आम आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। अशिया खुर्दनोश जो है वो आम आवाम की दस्तरस से बाहर हो जाएंगी और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली होगी कि हम किस तरह इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, मुल्क जो है अफरा तफरी की तरफ ना जाए, लोग आटे के हसूल के लिए जाने दे रहे हैं और अगर इसी तरह का मामला चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर करना। हमने देखा कि 75 साल तारीख में पहली दफ़ा लोग भूख, इफलास, गुर्बत से ख़ुदकुशियाँ ज़रूर करते रहे बदकिस्मती से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आटे के हसूल के लिए आप क्यू में लगे हुए हैं और आपकी जान चली जाए। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात आज तक रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो महंगाई जिस तरह का बोझ अब आम आवाम पे पड़ता जा रहा है, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि माली मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद होंगी, चूँकि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है कि हम इस आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। और प्रोटेक्शन नहीं है। आम जो 15-20 हज़ार की सैलरी वाले लोग हैं वो किधर जाएंगे, वो टैक्सेस कहाँ से देंगे, बिजली के बिल कहाँ से देंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब, माहिर हैं माशी अमूर के और हमेशा गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी के ऊपर और IMF डील के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी रिसर्च है। मीर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू ज़फ़ीर। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं। बाजवा साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर सिंध और असद कैसर साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि हमें याद है आज से कोई 9 महीने पहले ये हुकूमत दावे कर रही थी महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी और बयानिया ये था कि हम इक़्तिदार में आएंगे, ये तजर्बेकार नहीं है, इनको चीज़ें हैंडल करना नहीं आती, IMF को हम बेहतर डील करेंगे और महंगाई भी कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। आज इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी ये सारा मलबा, चूँकि इमरान खान साहब ने IMF को के साथ डील सही नहीं किया था, एग्रीमेंट ही बुनियादी तौर पे गलत था, जिसकी वजह से उसका बोझ जो है वो हमें भुगतना पड़ा। वो शराइत कड़ी पहले लगी हुई थी, उसी को हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा। आप टेक्निकल चीज़ों को समझते भी हैं, आप जानते भी हैं कि मायदे कैसे होते हैं और इनको भी मिफ्ताह इस्माइल साहब ज़ाहिर है उस वक्त शुरू में आए, अब डार साहब आए, तो दोनों ने ये कहा था कि हमें तो मसला ही नहीं है, IMF को डील करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए। तो उस वक्त तो ये दावे कर रहे थे, अब ये मलबा सारा पिछली हुकूमत पे डाल रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस बुनियादी इकाई को? देखिए, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है IMF से डील करते हुए, वर्ल्ड बैंक से डील करते हुए, वॉल स्ट्रीट पे बैठकर, जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंक का CEO चेयरमैन था जी। ऐसे कुछ नहीं होता ज़फ़ीर। IMF के जो रिव्यूज होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को पहले रिव्यू के बाद अच्छा कर लिया तो फिर वो और डिमांड नहीं करते, छठे के बाद आपने अगर खराब कर लिया तो फिर वो और डिमांड करते हैं। ये 9th रिव्यू था। इसका 8 से कोई ताल्लुक नहीं है, 7 से कोई ताल्लुक नहीं है। उस
6th और 8th के दरमियान जो मईशत की हालत हुई है उससे उसका ताल्लुक है। ये नहीं होता कि जी अगर पिछले वालों ने कुछ किया है और वो साइन करके चले गए हैं और उस पे अमल दरामद अगर नहीं हुआ है तो आईएमएफ का प्रोग्राम आगे चल ही नहीं सकता। ये यहाँ पर लोगों की लाइल्मी की वजह से ऐसे शोशे छोड़े जाते हैं। पिछली हुकूमत भी छोड़ती थी, उससे पहली हुकूमत भी छोड़ती थी, उससे पहली हुकूमत भी छोड़ती थी, हर कोई झूठ बोलता है। ठीक, लेकिन मीर साहब यहाँ तो बयानिया ये सेट किया जा रहा है कि ये चूंकि खान साहब, हालांकि आपको भी याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये कह रहे थे, डार साहब भी यही कह रहे थे कि हम आईएमएफ को बहुत बेहतर डील करेंगे और आईएमएफ ना भी हमें कर्जा दे तो क्या मसला है, हम मैनेज कर लेंगे। डार साहब के ये अल्फाज थे। जिंदगी के किसी फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने बैठकर डील होने से पहले, 9th रिव्यू से पहले कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा कि वो ये कह रहा है कि आई डोंट केयर इफ आईएमएफ कम्स और नॉट। इतनी बचकाना हरकत है। दूसरी बचकाना हरकत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहे हैं कि आईएमएफ इज गिविंग अस अ वेरी हार्ड टाइम। ये पता नहीं, ये सिर्फ पंजाब चला सकते थे और रोडे बना सकते थे वो, और इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से डील करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मजाक बना के रख दिया है हमारी मईशत को। और इस वक्त भी सियासत में नून वाले कहेंगे कि उन्होंने किया था, दूसरे वाले कहेंगे उन्होंने किया था, तीसरे वाले कहेंगे उन्होंने किया था। मजाक बना के रख दिया। इसमें पिसा कुछ कोई नहीं है सिवाय अवाम के। अब तो सफेद पोश तबका मर जाएगा इस। और आज मिनी बजट 342 पार्लियामेंटेरियंस के हाउस में से सिर्फ 65 मौजूद थे। 86 पे कोरम पूरा होता है। ये आईएमएफ ये भी बात नहीं मानेगी, आप देखिएगा, क्योंकि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी दैट कैन बी चैलेंज्ड बाय एनीवन कि कोरम पूरा हुए बगैर आपने बजट, इसको तो आप बजट कहते हैं, दिस इज एन अमेंडमेंट, तो जिसको आप मिनी बजट पाकिस्तान की जबान में कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज मिनी बजट, इज अ बजट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पास हो ही नहीं सकता जब तक कोरम पूरा ना हो। मजाक बना दिया है आइन का, मजाक बना दिया है मुल्क का। प्रॉब्लम यह है कि टीवी पे आके कह देते हैं, लोगों की लाइल्मी है। हमारे यंगस्टर्स कभी ये नहीं सोचते कि जाके देख ले आईएमएफ की वेबसाइट पे कि यार हाउ डज आईएमएफ वर्क। आईएमएफ जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। 23 दफा हम गए हैं आईएमएफ के पास, वो हमारे पास नहीं आया है। अगर औसतन आप निकाले एवरी 3.7 और 3.8 years we were with IMF in the past 75 years। मजाक बनाए हुआ है। मिर साहब देखिए, आईएमएफ वैसे भी जो कोई कर्जा दे रहा होता है शराइत उसकी होती है ना, लेने वाले की तो शराइत नहीं होती है, वो तो उसकी दी हुई शराइत को पूरा करता है। यहाँ मसला ये है कि एक छोटा सा बैंक भी है, तो वो उसके पास भी, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो अमूमन लोग कर्जा लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी सैलरी 2 लाख रुपये है, अच्छा जी इतनी मेरी इधर कट जाती है उतनी, तो पूरा बैंक जो है उसकी फिजिबिलिटी बनाता है, चेक करता है कि अगर इसको हम 20 लाख रुपए दे देते हैं, ये कितने अरसे में कैसे रिटर्न करेगा, कहाँ से रिटर्न करेगा। तो आईएमएफ भी तो यही कह रहा है यहाँ पे कि भाई आप कर्जा तो ले हैं, वापसी कैसे होगी। आईएमएफ हमेशा इसी तरीके से कहते हैं। आईएमएफ ने अर्जेंटीनियन इकोनॉमी में भी इसीलिए ऐसे ही कहा था, जो तबाहशुदा इकोनॉमी थी। ग्रीक इकोनॉमी में यही कहा था, पोर्टुगीज इकोनॉमी भी यही कहा था, वेनेजुएलियन इकोनॉमी में भी यही कहा था। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फिर रिफॉर्म्स किए और आज वो इकोनॉमीज हमसे बेहतर है। वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर का अचार नहीं डालेंगे। हम हर दूसरे दिन जो कहते हैं ना कि हम न्यूक्लियर पावर है, सब में बड़ा खतरा हमारा न्यूक्लियर पावर का ही है कि अगर खुदा न करे मेरे मुंह में खाक, हमारी मईशत ठप हो जाती है तो सबसे पहले वो ये, अभी ये आईएमएफ की बात करें, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा चंद चीजें कह के जाता हूँ कि आप आइंदा देखिएगा क्या होगा। आपके ख्याल में इस आईएमएफ के 1.2 बिलियन 1.7 बिलियन डॉलर से हमारी मईशत सुधर जाएगी? अगर कोई ये समझता है तो अल्लाह उसे हिदायत दे और माशियात की नॉलेज दे और दिल में से सियासी वाबस्तगी निकाल के पाकिस्तान की मोहब्बत डाले। कुछ नहीं होने वाला है इस आईएमएफ से। जो होगा वो ये होगा कि शायद
$2 बिलियन चाइना दे दे, $3 बिलियन आपको सऊदी दे दे, $5 बिलियन हो गए। हमें $19.2 बिलियन चाहिए। $8.6 बिलियन की तो सिर्फ एलसीज हमने रिटायर कर दी है, ठीक है, जो कि बैकलॉग्ड है। तो ये 2 दिन की चांदनी होगी, ये बेवकूफी की हरकत की वजह से। इनको जाके अपना डेट रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डेट रीस्ट्रक्चर का मतलब डिफॉल्ट होता है। ये आज आप लिख लीजिए, ये लफ्ज डिफॉल्ट से डरे नहीं है ना। ये इनको इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज के पास जाके अपना $130 बिलियन का जो डेट है उसको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। और जब वो रीस्केड्यूल करने जाएंगे उस वक्त आईएमएफ आपको पाकिस्तान दोस्त लगेगा, क्योंकि जो शरायत वो लेंडिंग एजेंसीज इनके ऊपर आयत करेंगी ना, आईएमएफ फरिश्ता लगेगा और वो शैतान लगेगा। हम धस चुके हैं इस वक्त। हम कोई चीज नहीं है, सिर्फ आप इलेक्शन कराएं। 5 साल की जो गवर्नमेंट आती है ईमानदारी से इलेक्शन कराएं। वो 5 साल की गवर्नमेंट के पास मैंडेट होगा पॉलिसीज बनाने का, अमेंडमेंट्स करने का, और दूसरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरे ममालिक सुकून फील करेंगे कि हमें 5 साल की हुकूमत से। ठीक है, हम किसी से बात करें और इस फ्रेश मैंडेट के साथ आगे बढ़े। मीर साहब लाइन पे रहिएगा। हमें आसिफ बाजवा साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बताइएगा, आप रिलीफ देने आए थे आज से 9 महीने पहले, और आपका बयानिया ये था कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस वक्त लॉन्ग मार्च भी हुए महंगाई के ख़िलाफ़, और दावे किए जा रहे थे कि चूँकि ये लोग तजर्बेकार नहीं है, हमारे पास तजर्बा ज़्यादा है, टीम बड़ी है, ज़ारा 13 जमातों का इत्तेहाद था, रिलीफ देंगे। रिलीफ तो नहीं मिल रहा। अब बोझ कर्ज़ों का भी बढ़ता जा रहा है और अब आम आवाम से भी जो चीज़ें हैं उनकी एक्सेस से बाहर होती जा रही हैं। तो रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब तो हम बिल्कुल दलदल में फंसे हुए हैं। बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, गुजारिश ये है कि अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो फिर मैं बात करूंगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इजाजत है जनाब आपको। हम इस बात पे कोई दूसरी बात नहीं हम करते। हम अपनी बात से कोई यू टर्न नहीं ले रहे, हम अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन वजह क्या है? आज जो इतनी सख्त शराइत के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एमओयू साइन होने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ जी, या 170 अरब रुपए के नए टैक्स, जी 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 बाजवा साहब। बाजवा साहब को की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। बाजवा साहब के तरफ दोबारा देंगे। मीर साहब, बाजवा साहब गालबन यही बात कहने, 170 अरब टैक्स जो अब ज़ारा आवाम से इकट्ठा करना है आईएमएफ की शर्त में शामिल है। उनके जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था वो मलबा पिछली हुकूमत पे ही डालने वाले थे। लोग अभी कनेक्ट होते हैं तो उनसे पूछेंगे। लेकिन आप बता रहे थे कि हम ज़रा आईएमएफ जो है वो उसको भी पता है कि यहाँ मैंडेट किसके पास है, अवाम क्या चाहते हैं, और पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, अक्सरियत क्या चाहती है। उनकी स्टडीज़ होती हैं, वो एक मीटिंग से पहले अपनी हर तरह की स्टडी करके आते हैं। हमारी तरह तो नहीं जाते बिल्कुल ब्लाइंड होके कोट टाई पहन के बैठ जाते हैं, और प्रेजेंटेशन देना भी नहीं आती। आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी तो इमीडिएट ज़रा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कन्विंस कर लिया जाए आईएमएफ को, आगे चल के जो अभी पिछले आपने रेफरेंस भी दिया था कि वो पूछेंगे, ज़रा कोरम पूरा नहीं है, आपके पास असेंबली में बंदे पूरे नहीं है, अपोजिशन है ही नहीं, और जो बड़ी लीडिंग जमात है वो अपोजिशन वो इस वक्त असेंबली से ही बाहर है। आपको आवाज़ आ रही है? जी मीर साहब सुन पा रहे हैं जी। बाजवा साहब जब वापस आए ना, ये वाले बाजवा साहब वो वाले अब नहीं आएंगे वैसे भी दूसरे वाले तो नहीं आएंगे, मगर जब ये वाले बाजवा साहब वापस आए ना तो उनसे ये पूछ लीजिएगा वो 5 चीजें बता दें जो पिछली हुकूमत ने नहीं की थी। 5 चीजें बता दें जो आईएमएफ के साथ वादा करके पिछली हुकूमत ने नहीं की थी, जिसकी वजह से पिछली हुकूमत आईएमएफ गुस्से में है और अब करवाना चाहती है। अगर वो 5 नहीं दे सके तो 4 करवा लीजिए, ठीक है। अगर वो 4 नहीं दे सके तो उनसे गुजारिश कीजिए कि बाजवा साहब, बाजवा बड़े पावरफुल होते हैं, इनको पता होगा, 3 करवा लीजिए। 3 चीजें बता दीजिए। 3 नहीं बताते तो 2 बता दीजिए।
ये मजाक बनाया हुआ है, पता है नहीं, रट रटा के एक जुमले टीवी पे लोग आ जाते हैं, सारे सियासतदान बशमूल तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, कोई हो, सबको बोल रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि मैं किसी एक की साइड ले रहा हूँ। बता दे ना, टीवी पे आए हैं, ये मेरा चैलेंज है, 5 चीजें बता दें जो पिछली हुकूमत, ये ऐसे होता ही नहीं है ना, मतलब जो चीज होती ही नहीं है। कोई मुझे ये कहे कि बगैर टायर की गाड़ी चला रहे थे पिछले वाले, इसलिए तबाही होगी, तो बगैर टायर की गाड़ी चल कैसे सकती है, पहले ये समझाया जाए मुझे। क्योंकि वो कौन सी 5 चीजें थी जो IMF के 8 रिव्यू से पहले किसी पिछली हुकूमत ने वादा किया था, लिखा था, साइन किया था और उसके बाद नहीं किए, बताइए कौन सी है? दिन और रात यही कहा जाता है कि पिछले, हमारे अंदर सच्चाई का कोई आंसर है ही नहीं। हमारी सियासत पाकिस्तान में झूठ पर मत, थोड़ा बहुत झूठ पूरी दुनिया की सियासत में बोला जाता है, ठीक, हमारे यहाँ झूठ पर मबनी है सियासत, चाहे वो कोई जमात। ठीक है, लेकिन मेरे साहब एक चीज, जी एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, सियासतदान तो ये करते हैं पॉइंट स्कोरिंग, हमने देखा, कोई भी जमात हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारी एकेडमिया से रिलेटेड लोग हैं दुनिया भर में, सर उनका इनपुट, आपने अमेरिका में अपनी जवानी के अच्छा वक्त वहाँ गुजारा, वहाँ तो बड़ी कदर होती है, जो एक्सपर्ट होता है, जो इनपुट देता है किसी भी पॉलिसी के लिए। हमारे यहाँ तो कदर भी नहीं की जाती इस तरह के लोगों की, और वो बेचारे कुछ इनपुट देना भी चाहें तो उनका इनपुट जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। इसके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही? इसलिए बात नहीं हो रही कि कोई बंगाली किसी पार्टी के साथ है, कोई पाशा किसी पार्टी के साथ है, कोई अफगानी किसी पार्टी के साथ है, जो अपने आप को मईशतदान कहते हैं, उनके सारे ओपिनियंस बायस्ड होते हैं। या जो थिंक टैंक्स हैं, उनको पिछली हुकूमत फंडिंग कर रही होगी तो वो तहरीक इंसाफ की जय जयकार करेंगे, नई हुकूमत फंडिंग कर रही होगी तो वो नून लीग या पूरे PDM की जय जयकार करेंगे। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो पब्लिक के पैसे से चलता हो। पब्लिक का पैसा मतलब लोग, कोई $100 दे रहा है, कोई $200 दे रहा है और चंदा दे के उसको चलाते हैं। दुनिया में ऐसे चलते हैं थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स को डोनेशंस मिलते हैं, गवर्नमेंट से नहीं मिलते। जो गवर्नमेंट से मिलते हैं फिर वो गवर्नमेंट की तारीफें करते हैं। पाकिस्तान में है कौन? जिस मुल्क में इकोनॉमिस्ट को गवर्नमेंट की पोजीशंस की ख्वाहिश हो, मतलब बात ही खत्म हो गई ना वहां पर। बिल्कुल, जैसे कोई ड्रग डीलर हो और वो मंशियात की जगह जहां पर जिसका इलाज होता है वहां का प्रिंसिपल वो लगाए, ड्रग रिहैब का प्रिंसिपल। मेरे साहब बिल्कुल ये हमारे सिस्टम का फेलियर तो है हमारे यहाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस बंदे का जो डिपार्टमेंट होता नहीं है उसको उसकी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, उसको पता उसके बारे में होता नहीं है। बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब, चूंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मुझे आवाज़ आ रही है। ठीक है बाजवा साहब, मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं माशी उमूर के, और IMF के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उनकी रिसर्च भी है, ग्रिप भी है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि पिछली हुकूमत, ज़ाहिर कहा जा रहा है कि सारा मलबा जो है इमरान खान साहब की वजह से ही गेम सारी ख़राब हुई है। उन्होंने गलत मायदे किए, एग्रीमेंट्स जो थे वो ठीक नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से 5 ऐसी चीज़ें हैं जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ पूरी नहीं की, यानी वादा खिलाफ़ी की, जिसकी वजह से आज आपको ये सारा बर्डन जो है वो आपके ऊपर डाल दिया गया है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी एक स्टेट के दरमियान किसी दूसरे स्टेट या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आई मीन टू से IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, या किसी दूसरी स्टेट, चाइना हो और सऊदी अरब हो या कतर हो या UAE हो जी, इस तरह के जो मामला होते हैं ना सारे जफीर साहब, ये अफराद के दरमियान नहीं होते, ये स्टेट के दरमियान होते हैं। ठीक, जो वादा इमरान नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट ने इससे पहले IMF के साथ किया, उसकी जो शराइत थी, उनमें से जो आपने कहा मैं आपको बता देता हूं कि वो शराइत ये थी कि आपने
जो पेट्रोल है इसके ऊपर लेवी जो है 50 रुपए पर लीटर तक लेके जानी। ठीक है। और इसके अलावा आपने गैस के रेट बढ़ाने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने बिजली के रेट्स बढ़ाने हैं। इसके अलावा आपने जो पेट्रोल के लेवी के अलावा अगर कोई कमी हो इंटरनेशनली मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस पे, तो आपने पेट्रोल के रेट्स को कम नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद जो गैस है उसका और बिजली का मैंने आपको बता दिया। और डॉलर के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने डॉलर को जो है ये ऊपर लेके जाना है, ताकि जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट्स में जो आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है डॉलर की, उसमें जो वो जो है ना उसको खत्म करना था। ये 5 चीजें मैंने आपको गिनवा दी। लेकिन जब अच्छा बाजवा साहब एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा आपको। 5 चीज़ें आपने गिनवा दी, जरा मीर साहब से एक काउंटर रीचेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। मीर साहब सुन रहे हैं गुफ्तगू? उन्होंने 5 चीज़ें गिनवा दी, पेट्रोल पे लेवी का उन्होंने कहा 50 रुपये। भाई ये वो 5 चीजें मेरे प्यारे भाई बाजवा साहब ने गिनाई हैं जो ये खुद करना चाह रहे हैं। सब में पहले तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कितने रिव्यूज हो चुके थे। अगर पहले रिव्यूज से ही IMF ये कह रही थी कि ये चीजें करनी है और पिछली हुकूमत ने नहीं की थी, तो वो उनका सेकंड रिव्यू ही नहीं होता, थर्ड रिव्यू ही नहीं होता, फोर्थ रिव्यू ही नहीं होता। अगर कि ये कह रहे हैं कि 8th रिव्यू के बाद, ये तो 9th वाला रिव्यू है ना जी, 8th रिव्यू के बाद उन्होंने ये शराइत लगाई, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है IMF से कि 7 दफा उन्होंने शराइत नहीं लगाई, पैसे रिलीज कर दिए, सब कर दिया, और आखिर में उन्होंने कहा ओके जब 6% जीडीपी पे पहुंच गई 6% पे, तो उस वक्त ये करें। देखें, टैक्सेस बढ़ाना हमेशा से IMF कहता है टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, वो ये नहीं कहते कहाँ टैक्सेस बढ़ाए आप, वो ये कहते हैं आप अपनी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जगह निकाल के अखराजात कम करें, टैक्सेस बढ़ाएं। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है वो बढ़ाने का हमेशा से कहते हैं, वो करते रहे हैं। ये इस तरीके से देखिए ना, आप कहें बाजवा साहब के साथ अगला प्रोग्राम आप करें, कल नहीं परसों करें, मैं IMF का वो मुआहिदा निकाल के आपको दिखा देता हूं। ठीक है। ये कोई सीक्रेट नहीं होते ये मुआहिदे भाई, जो हमारे मुल्क में कहा जाता है ना कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये हजरत जिब्राइल और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के दरमियान के मुआहिदे हैं जो दिखाई नहीं जा सकते। मैं उसकी कॉपी आपको ईमेल कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि ये पहले आगे रखेंगे, ये प्रोग्राम रखेंगे इस तरह भी। बाजा साहब, मैं चूंकि आपको टाइम पहले भी कम मिला चूंकि टेक्निकल इशू की वजह से, आप जरा इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। स्टेट टू स्टेट आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसाक डार साहब भी, अगर मीर साहब के पास एक्सेस है मायदे का, तो कोई सीक्रेट तो है नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी पता था, तो उसके बाद दावे क्यों किए जा रहे थे कि हम तो डील कर लेंगे? उस वक्त तो आप ये नहीं कह रहे थे ना कि मायदा गलत हुआ, आप कह रहे थे हम तो बहुत अच्छे से डील करेंगे। और अगर डार साहब ने तो ये भी कह दिया था आई डोंट केयर, IMF आता है तो आए, नहीं आए तो भी हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूँ। बात ये है कि जब PTA की गवर्नमेंट ने MOU साइन करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ डाला और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, और उनका जो ट्रस्ट था उसको उन्होंने शेक किया, तो ये सारे जितने रिव्यू होते रहे हैं वो इसी बुनियाद पे होते रहे कि पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके MOU साइन करके उसके एडवर्स फैसले करता है, उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो फिर वो कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहदे नहीं करेंगे। अगर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर वो मजीद मुआहदे पाकिस्तान के साथ नहीं होते तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। ठीक। अच्छा बाजा साहब, अब ये बता दे, ये मायदे तो हो गए, अब ज़रा ये मायदा भी हो जाएगा, 24वां मायदा है। इससे पहले 22 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किए, 2 प्रोग्राम्स इन्होंने साइन किए, लेकिन अब रिलीफ कैसे मिलेगा? और कर्जा लेना, मीर साहब से हम पहले भी बात कर चुके हैं, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जा लेने के बाद आपने इस्लाहात करनी होती हैं, उस कर्जे से बिजनेस करना होता है, प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, ताकि कर्जा भी वापस करें और आइंदा आपको कर्जा लेना ना पड़े। वो तो हमारे पास कोई प्रपोजल है नहीं कि हमने कैसे ये सारा कुछ करना है। हाँ, उसके मतलब मैं अर्ज करता हूँ कि बात यह है कि जब कोई भी मुल्क अपनी शराइत के तहत या
या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब आपको कर्जे देते हैं तो वो शराइत रखते हैं, ठीक है। सॉरी, और देने जब वो किस्त इशू करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी जो किस्त ड्यू होती है उसको डिडक्ट करते हैं। ये एक सिस्टम है, यही सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि आप वो जो कर्जा है वो कब तक आप लेके आगे कर्जे देते रहेंगे और पिछले जो है उनको क्लियर करते रहें, नया किया जाए। और पाकिस्तान में मैं ये समझता हूं हमें एफर्ट करनी होगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इससे पहले फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही थी उनके ऊपर काम करना होगा। और इसके अलावा देखिए बड़ी मुश्किल आते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये अर्ज की है, इससे पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने रियासत को बचाने की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज मियां नवाज शरीफ साहब का वोटर जो है, जो PMLN का सपोर्टर है, वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से खुश नहीं है। वो पाकिस्तान की क़यादत से ये तस्वर नहीं कर सकता था हमारा वोटर कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी। लेकिन जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम अवाम को बताएंगे कि हमने ये जो रेट्स बढ़ाए, हमने ये जो शरह सूद में इजाफा किया, हमने जो डॉलर को इतनी छूट दे दी, और हमने बिजली के रेट्स बढ़ाए, हमने गैस के रेट्स बढ़ाए उसकी, और हमने 1% जो है सेल्स टैक्स बढ़ाया। तो ये हमने नहीं बढ़ाया, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये काम सारे उस ठीक बाजवा साहब, बिल्कुल आप बड़ी तफसील से बता रहे थे, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, वक्त खत्म हो रहा है, और आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप इलेक्शन में बताएंगे। अल्लाह करे कि इलेक्शंस हो भी जाएं, और जिस तरह पंजाब और KP में मामला बना हुआ है और जो आइन के सरबराह हैं वही आइनी तशरीह मांग रहे हैं और इलेक्शंस डिले टैक्टिक्स किया जा रहा है, तो इस चीज़ से बाहर आके इलेक्शंस अपनी मुद्दत पे हों और ये असम्बली जो है वो इसकी मुद्दत में तोसी नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन वक्त पे हों, और जो भी पार्टी जीते वो फ्रेश मैंडेट लेके आए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े अच्छे और बेहतर फैसले हों। मीर साहब आपका और जनाब आसिफ बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगले किसी प्रोग्राम में दोनों मेहमानों को फिर मदू करेंगे और इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, चूँकि पाकिस्तान है तो हमारा जो मुल्क, हमारी सियासत, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जो सियासत है वो भी है, तो इस पर हमें वसीतर मफाद में और कौमी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।